सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं क्रॉस ऑफ आयरन के बारे में। ये कहानी है दो बेहतरीन सिपाहियों की जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अपने आप को प्रूफ करने में लगे हुए थे कि इन दोनों में बेहतर कौन है। कहानी की शुरुआत होती है और हम बहुत सारे जर्मन सिपाहियों को देखते हैं जो इस बारे में बात करते हैं कि जर्मनी उनके लिए कितना खास है और हिटलर के बताए हुए सारे के सारे शब्द उनके लिए कितने मायने रखते हैं। यहाँ पर हम हिटलर को भी देखते हैं जो सारे लोगों को बताता है कि आखिर वो क्या चाहता है। सारे लोग उसकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। तभी कहानी आती है वर्तमान समय और हम जर्मन सेना की एक टुकड़ी को देखते हैं जिसे लीड कर रहा है रोल्फ स्टेनर। रोल्फ एक बेहतरीन सिपाही अभी वो अपने सारे सिपाहियों को बताता है कि इन्हें कैसे रशियन आउटपोस्ट पे हमला करना है। सारे सिपाहियों को लेकर के आगे बढ़ने लगता है। इनका सबसे खतरनाक हथियार है हैंड ग्रेनेड। जैसे ये लोग आउटपोस्ट के पास पहुंचते हैं हमला करना शुरू कर देते हैं। रशियंस के पास इनके हमले का कोई भी जवाब नहीं होता। थोड़ी देर के बाद ये लोग समझ जाते हैं कि ज्यादातर लोगों को इन लोगों ने मार गिराया है। तभी एक सिपाही एक बच्चे को पकड़ करके लाता है यहाँ पर रोल्फ के पास। ये बच्चा एक रशियन सिपाही। बच्चा यहाँ पर आते ही अजीब अजीब हरकतें करने लगता है जिसे देख करके ये लोग बंदूकें निकाल लेते हैं। तब रोल्फ सबको रोकता है और कहता है कि उसे जो करना है करने। वो बच्चा अपने हाथ से कुछ इशारे कर रहा होता है। किसी को भी समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। तब ये लोग बच्चे को गाड़ी में बैठाते हैं और लेकर के निकल पड़ते हैं कैंप की तरफ जाने के लिए। तभी हम कैंप पे देखते हैं स्ट्रेंस्की नाम के एक सिपाही जो रोल्फ की जगह लेने के लिए यहाँ पर आया है। सबसे पहले वो रिपोर्ट करता है यहाँ के कर्नल के पास और कर्नल को कहता है कि वो चाहता है उसका ट्रांसफर कर दिया जाए। तब इस बात को सुनने के बाद कर्नल भी परेशान हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम उस जगह पे क्यों जाना चाहते हो। अभी तुम जहाँ पर हो तुम्हारे लिए वो पोजीशन बेस्ट है। कर्नल के हिसाब से वो उसे क्यूबन ब्रिजहेड पे नहीं भेज सकता। सब लोग उसे समझाने लगते हैं। तब स्ट्रेंस्की कहता है कि मैं अपना ट्रांसफर इसलिए करवाना चाहता हूँ ताकि अगली बार मुझे भी क्रॉस ऑफ आयरन अवार्ड के लिए कंसीडर किया जाए। मेरे लिए अवार्ड बहुत ही कीमती है। इस साल मैं उसे जीतना चाहता हूँ। तब कर्नल भी सोच में पड़ जाता है और समझ जाता है कि आखिर स्ट्रेंस्की के दिमाग में क्या चल रहा है। वो क्रॉस ऑफ आयरन जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। स्ट्रेंस्की अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी बताता है कि वो उन सारे लोगों को सबक सिखाना चाहता है जो रशियंस की मदद कर रहे हैं और बाकी के देश को भी जो भी उनके साथ खड़े हो। वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। वो बताना चाहता है पूरे सरकार को कि आखिर स्ट्रेंस्की क्या कर सकता है। इतना कहने के बाद वो बाहर आ जाता है ताकि उसकी मुलाकात हो सके रोल्फ से। रोल्फ अभी एक लड़ाई लड़ करके आ रहा है। जैसे ही वो बाहर पहुंचता है रशियंस यहाँ पर हमला कर देते हैं चारों तरफ से। जब तक ये लोग अपने आप को संभालते तब तक वो आधे लोगों को मार चुके होते हैं। देखते ही देखते वो इनके पूरे डिफेंस को तोड़ देते हैं। इन्हें समझ में भी नहीं आता कि आखिर इनके साथ क्या हो रहा है। फिर भी स्ट्रेंस्की जिंदा बच जाता है। जब उसे होश आता है तब वो देखता है कि लगभग लोग यहाँ से जा चुके हैं। तभी यहाँ पर रोल्फ भी आ जाता है अपने पूरे के पूरे प्लेटून के साथ। तब स्ट्रेंस्की उससे बात करता है और बातों ही बातों में पूछता है कि आखिर वो लड़का कौन है। तब रोल्फ कहता है कि वो एक रशियन है। इस बात को सुनते ही स्ट्रेंस्की भड़क जाता है। कहता है कि तुम उसे यहाँ पर लेकर के क्यों आए हो, वहीं पर तुमने उसे क्यों नहीं मार दिया। तब रोल्फ कहता है कि हम उसे प्रिजन ऑफ वॉर बना करके रखें। स्ट्रेंस्की कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। हम अपने दुश्मनों को यहाँ पर नहीं रख सकते। उस लड़के को अभी के अभी मार गिराओ। इस बात को सुनने के बाद अब यहाँ पर रोल्फ रुक जाता है और स्ट्रेंस्की भी इस बात को समझ जाता है। स्ट्रेंस्की सीनियर है रोल्फ का। वो अपनी बंदूक निकालता है और कहता है कि अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो मैं उस लड़के को मार गिराता हूँ। इस बात को सुनने के बाद एक कॉर्पोरल कहता है कि मैं ये काम करूंगा। आप लोगों को गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। वो लड़के को लेकर के चला जाता है। तब स्ट्रेंस्की रोल्फ को कहता है कि 1 घंटे के अंदर आकर के केबिन में मिलो मुझसे। जब रोल्फ केबिन में पहुंचता है तब स्ट्रेंस्की उसे डांटता है और कहता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। मैंने तुम्हें आज्ञा दी थी कि तुम उसे मार गिराओ लेकिन तुमने उस लड़के को नहीं मारा। तुम शायद जानते भी नहीं हो कि अगर हम दुश्मनों को लेकर के यहाँ पर आएंगे तब हमारे साथ क्या होगा। तुमने सबकी जान खतरे में डाल दी उस दुश्मन को यहाँ पर ला करके। इन बातों को सुनने के बाद रोल्फ कुछ भी नहीं बोलता। तभी स्ट्रेंस्की एक लेटर पढ़ता है और रोल्फ को बताता है कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। अब तुम कॉर्पोरल नहीं रहे, तुम एक सीनियर सार्जेंट हो। लेकिन रोल्फ के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आता। वो एक्सप्रेशन लेस रह जाता है। तब स्ट्रेंस्की समझ जाता है कि इस आदमी को किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे कैसे भी सिर्फ अपनी ड्यूटी निभानी है। इसीलिए अब रोल्फ यहाँ से निकल जाता है और पहुंचता है जल्दी ही बंकर के पास जहाँ पर लड़ाई हो रही है। चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं। जल्दी ही रोल्फ जाकर के अपनी पोजीशन ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम स्ट्रेंस्की को देखते हैं। जब वो बंकर के नीचे होता है तब उसका ध्यान जाता है 2 सिपाहियों पे। वो जिस तरीके से बात कर रहे होते हैं स्ट्रेंस्की समझ जाता है कि ये दोनों समलैंगिक है और इनके बीच एक नाजायज रिश्ता है जो कि बिल्कुल नाजियों के कानून के खिलाफ है। एक मर्द दूसरे मर्द से कभी भी संबंध नहीं बना सकता। अगर कोई भी जर्मन सिपाही ऐसा करता है तो उसे सजाए मौत दी जाएगी। अब स्ट्रेंस्की को कैसे भी इस बात की पुष्टि करनी है। वो इन्हें ध्यान से देखता है। एक सिपाही
सिपाही दूसरे सिपाही के गाल को छू रहा है। वो दोनों को बुला करके उनसे बातें करने लगता है। वो सिर्फ उनसे लड़कियों के बारे में बात करता है ताकि इस बात की पुष्टि हो जाए कि इन दोनों को लड़के पसंद है, ना कि लड़कियां। स्ट्रेंस्की देखता है कि दूसरा लड़का उसके झांसे में आ रहा है, तब वो सिर्फ उससे बातें करने लगता है और बातों ही बातों में कहता है कि क्या तुम्हें लड़के पसंद है, और वो सिपाही मान भी जाता है। स्ट्रेंस्की कहता है कि तुम्हें शायद पता होगा कि इसकी सजा क्या है। सजा है मौत, वो भी घिनौनी वाली। तुम्हें लटका दिया जाएगा जिससे तुम धीरे धीरे मरोगे, इसीलिए इस बात का ध्यान रख। तभी दूसरी तरफ हम रोल्फ को देखते हैं जो चला गया है ट्रेंचेस में। इन्हें अभी अभी खबर मिली है कि कभी भी रशियंस इन पर हमला कर सकते हैं। सारे लोग इसी चीज की तैयारी कर रहे हैं कि अगर जब भी इन पर हमला हो तभी अपनी पूरी ताकत से लड़ सके। सारे सिपाहियों ने अपनी अपनी पोजीशन ले रखी है और रोल्फ जब देखता है कि सारी चीजें ठीक है तब वो जाता है उस रशियन लड़के के पास और हमें पता लगता है कि कॉर्पोरल ने उस लड़के को नहीं मारा था। रोल्फ उस लड़के को लेकर के जाता है लड़ाई से। उस लड़के को लगता है कि उसे अब मार दिया जाएगा, लेकिन रोल्फ उसे कहता है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, किसी की भी नजर तुम पर नहीं पड़नी चाहिए। इन बातों को सुनने के बाद वो लड़का खुश हो जाता है। उसके पास एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है जिसे वो गिफ्ट के तौर पे देता है रोल्फ और यहाँ से भागने लगता है। लेकिन वो जैसे ही थोड़ा आगे पहुंचता है रशियन सिपाही उसे देख लेते हैं और पहचान नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई दुश्मन है, तब वो उसे भून करके रख देते हैं। और रोल्फ जैसे ही इस चीज को देखता है वो टूट जाता है। वो कैसे भी इस बच्चे की जान बचाना चाहता था, लेकिन उसके ही लोगों ने उसकी हत्या कर। अब रशियंस इन पर टूट पड़ते हैं। जैसे ही स्ट्रेंस्की के बंकर पर हमला होता है वो डर के मारे छुप जाता है टेबल के नीचे और वहीं दूसरी तरफ वो एक एक करके सारे लोगों को मारने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं मायर को। मायर एक बहुत ही जाबाज सिपाही, वो बहुत सारे रशियंस को मारता है, लेकिन अंत में ये लोग उसे भी मार गिराते हैं। तभी रोल्फ देखता है कि उसके एक साथी को मारा जा रहा है। वो भागता हुआ जाता है उसे बचाने, लेकिन इसी बीच वो भी घायल हो जाता है। ये लड़ाई बहुत देर तक चली है। जब लोगों को पता लगता है कि रोल्फ घायल हो गया है तब सारे लोग उसे उठा करके लेकर के जाते हैं एक हॉस्पिटल। वहाँ पर उसका उपचार होने लगता है। रोल्फ अभी कोमा में है। बहुत समय के बाद उसे होश आता है। उसकी हालत अभी भी खराब है। तब सरकार उसे भेज देती है उसके घर ताकि वो जा करके थोड़ा आराम कर सके। लेकिन जैसे ही रोल्फ को अच्छा महसूस होना शुरू होता है वो वापस आता है अपने कैंप पे। कैंप पे आने के बाद उसे पता लगता है कि जितनी भी लड़ाई उसने लड़ी थी उन सब का क्रेडिट ले लिया है स्ट्रेंस्की। उसने ये रिपोर्ट बना करके भेजी है कि उसने लड़ाई को लीड किया था ताकि उसे आयरन क्रॉस अवार्ड से सम्मानित किया जाए। ये बात रोल्फ को बहुत ही बुरी लगती है क्योंकि ये लड़ाई उसने लड़ी है। उसने अपनी जान झोंक दी थी इस लड़ाई को जीतने के लिए, जिसका सारा क्रेडिट अब स्ट्रेंस्की ने ले लिया। लेकिन रोल्फ को पता है कि उसे 2 गवाहों की जरूरत पड़ेगी और कोई भी झूठी गवाही नहीं देगा उसकी। तब स्ट्रेंस्की उस सिपाही के पास जाता है जो समलैंगिक है। उस सिपाही का नाम है ट्रिबी। वो ट्रिबी को कहता है कि तुम्हें मेरे लिए गवाही देनी पड़ेगी कि इस लड़ाई को मैंने लीड किया था। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम क्या हो और तुम्हारा रिश्ता क्या चल रहा है किस आदमी के साथ। फिर वो दूसरे गवाह के तौर पे बात करता है रोल्फ से। रोल्फ को बहुत सारे लालच देता है कि अगर तुमने मेरे लिए गवाही दी तब मैं तुम्हारी जिंदगी बदल कर रख दूंगा युद्ध के बाद। तुम्हें पता भी नहीं है कि मेरे कहाँ कहाँ पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं। मैं तुम्हें वो सारी चीजें दूंगा जिसके बारे में तुमने ख्वाबों ख्यालों में कल्पना की है। तब इन बातों को सुनने के बाद रोल्फ कहता है कि आखिर तुम क्रॉस आयरन के लिए इतने पागल क्यों? ये सिर्फ एक अवार्ड ही तो है जो मुझे पहले भी मिल चुका है। इतना कहने के बाद वो उस अवार्ड को फेंकता है स्ट्रेंस्की की तरफ। कहता है कि ये सिर्फ एक धातु और कुछ भी नहीं। तब स्ट्रेंस्की कहता है कि ये मेरे लिए सिर्फ धातु नहीं है, एक सम्मान है। अगर इस सम्मान के बिना मैं अपने घर में दाखिल हुआ तब मुझे सिपाही नहीं माना जाएगा। तब रोल्फ उसे समझाता है और कहता है कि इस सम्मान के लिए पहले तुम्हें अपने आप को इस काबिल बनाना पड़ेगा, तभी तुम इसके हकदार बनो। इसी बीच दुश्मन इन पर दोबारा हमला कर देते हैं। तब रोल्फ आ जाता है बाहर। वो दुश्मनों पर गोली चलाता है और धीरे धीरे करके आगे आने लगता है। लेकिन इस बार भी इनके बहुत सारे साथी मारे पर ज्यादातर लोग हमले से बच जाते हैं। तभी कर्नल बुलाता है रोल्फ को और बात करने लगता है कि आखिर युद्ध के दौरान क्या हुआ था। वो पूरी सच्चाई को जानना चाहता है। कर्नल को भी पता लगा है कि स्ट्रेंस्की ने दावा किया है कि उसने युद्ध को जीता है और वो लीड कर रहा था, जबकि सबको इस बात पर शक है, कर्नल को भी। इसीलिए कर्नल रोल्फ के मुंह से सुनना चाहता है कि आखिर सच्चाई है क्या। तब रोल्फ कहता है कि इस लड़ाई को लीड किया था मायर, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और स्ट्रेंस्की दूर दूर तक कहीं भी नहीं था इस लड़ाई के दौरान। इन बातों को सुनते ही कर्नल यहाँ पर ट्राइविक को बुलाता है और कहता है कि तुमने वहाँ पर क्या देखा, अब तुम अपना बयान दो। स्ट्रेंस्की ने तुम्हारा ही नाम लिया था। तब वो कहता है कि मैं स्ट्रेंस्की के साथ था, उसने वो लड़ाई लड़ी है मेरे सामने। इन बातों को सुनने के बाद अब कर्नल समझ नहीं पाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। तब रोल्फ कहता है कि मायर ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ा था। ये कोई छोटी बात नहीं है कि युद्ध के दौरान आप मारे जाएं और उसके सम्मान को कोई और छीले। कर्नल कहता है कि इसीलिए मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ कि आखिर सच्चाई है क्या। अगर मायर ने इस युद्ध को लड़ा है और हमें जिताने के लिए उसने अपनी जान की कुर्बानी दी है तो ये अवार्ड उसे ही मिलना चाहिए। यानी कि तुम दोनों में से एक झूठ बोल रहा है। जैसे ही मुझे सच्चाई पता लगेगी
कि कौन झूठ बोल रहा है, तब हम उस पर कानूनी कार्रवाई करें और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इसीलिए मैं तुम लोगों को थोड़ा समय देता हूँ, जाकर के इस बारे में ध्यान पूर्वक सोचो और फिर से आकर के मुझे बताओ। तब ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। तभी कर्नल का फोन बजता है और उसे बताया जाता है कि रशियंस इधर ही आ रहे हैं, तो इन्हें यहाँ से निकलना है जितनी जल्दी हो सके। कर्नल सबको अलर्ट करने लगता है। इसी बीच खबर पता लग जाती है स्ट्रेंज की। उसके पास यही मौका है जब वो रोल्फ को नीचा दिखा सकता है। वो सारे के सारे कनेक्शंस को काट देता है ताकि रोल्फ तक ये खबर पहुंचे ही ना। इसी बीच जब रशियंस नजदीक आने लगते हैं इनके कैंप के, देखते ही देखते इन पर हमला होने लगता है। तब ये लोग हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन स्ट्रेंस्की ने सारे वायर्स को काट दिया है। इनका कोई भी कनेक्शन नहीं बन पाता। तब ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। अगर ये लोग नहीं भागे तब इनकी जान चली जाएगी। इन्हें पता है कि रशियंस आगे ही जो चारों तरफ से इन पर हमला कर रहे हैं। हर जगह की दीवारें टूट चुकी हैं, सारे ट्रेंचेस को बर्बाद कर दिया गया है, तो इन्हें कैसे भी यहाँ से निकलना पड़ेगा। इन्हें पता लगता है कि पास में ही एक फैक्ट्री है जहाँ जाने के बाद ये लोग सुरक्षित होंगे। लेकिन रशियंस को भी पता लग जाता है कि ये लोग भाग करके कहाँ जा रहे हैं। ये भागते जाते हैं और रशियंस इनका पीछा करते हैं टैंक से। तब रोल्फ अपना दिमाग लगाता है। ये लोग माइंस लेते हैं और माइंस को लगाने लगते हैं टैंक्स के नीचे। इस तरीके से वो कई सारे टैंक्स को बर्बाद कर देते हैं और एक वक्त के लिए रशियंस भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तब इन्हें मौका मिल जाता है फैक्ट्री के अंदर जाने का। लेकिन अब रशियन सिपाही धीरे धीरे करके अंदर आ रहे हैं। चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं। ये लोग एक एक करके दुश्मनों को मार रहे हैं। जैसे ही रशियंस मरते हैं तब इनके जान में जान आती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये लोग देखते हैं कि एक रशियन टैंक अंदर आ चुका है दीवार तोड़कर। तब ये लोग दोबारा भागना शुरू करते हैं। इस बार फैक्ट्री के पीछे से भाग करके ये लोग आते हैं जंगल अंदर। लेकिन यहाँ पर भी चारों तरफ रशियंस फैले हुए हैं जो इतनी आसानी से इनका पीछा नहीं छोड़ने वाले। तब ये सारे लोग फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। जब रशियंस रोड को क्रॉस कर जाते हैं तब ये लोग जाते हैं उस पार और आगे बढ़ते हुए जाकर के पेड़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं। जिस रास्ते से रशियंस आगे निकल जाते हैं ये लोग सिर्फ उसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम कर्नल को देखते हैं। कर्नल इन सारे सिपाहियों का इंतजार कर रहा है। उसे पता नहीं लग रहा कि आखिर ये लोग अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आए। वहीं दूसरी तरफ रोल्फ अपने सारे सिपाहियों की जान बचाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे भी ये लोग भागते हुए जर्मन सीमा के अंदर चले आए, तभी इनकी जान बचेगी। पहले ये लोग खेतों को पार करते हैं और खेतों को पार करने के बाद चले आते हैं एक नदी कि कैसे भी ये लोग नदी को पार कर ले। लेकिन पुल के ऊपर रशियन सिपाही हैं। तब रोल्फ और उसके साथ एक एक करके रशियन सिपाहियों को दोबारा मारना शुरू करते हैं ताकि वो पुल के उस पार आ सके। जैसे ही पुल के रास्ते को वो क्लियर करते हैं चले आते हैं पास वाले गाँव में। तब उन्हें पता लगता है कि यहाँ पर सिर्फ रशियन महिलाएं हैं, ये सारी की सारी सिपाही। तब ये सबको बंधक बना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम कर्नल को देखते हैं जिन्हें दोबारा आदेश मिलता है कि जितनी जल्दी हो सके सबको यहाँ से निकलना है। ये सारे लोग निकलने की तैयारी करने लगते हैं। तब दूसरी तरफ रोल्फ एक दूसरी प्लानिंग करता है। वो सारे लोगों को लेकर के जाता है जंगल में और कहता है कि बाकी सारे सिपाही जितने भी लोग हैं यहाँ पर वो रशियन कपड़े पहन, हम दो लोग जर्मन यूनिफॉर्म में रहें। तुम लोग ऐसे दिखाओ कि तुम लोगों ने हमें बंधक बना करके रखा है। इस तरीके से हम लोग पहुंच जाएंगे बॉर्डर तक, कोई भी हम पर गोली नहीं चलाएगा। एक बार हम बॉर्डर के उस पार चले गए तब वो हमारा इलाका हो। फिर धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। रशियन सिपाही इन्हें देख करके रुक जाते हैं, लेकिन ये रशियन सिपाही बेवकूफ नहीं। जल्दी ही वो देखते हैं इनके जूतों को। जूते देख करके वो समझ जाते हैं कि ये सारे के सारे जर्मन सिपाही हैं। फिर वो अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। रोल्फ भी इस बात को समझ जाता है। ये लोग भी पलटवार करते हैं। बहुत देर तक ये लड़ाई चलती है। जैसे ही लड़ाई शांत होती है रोल्फ अपने सिपाहियों को कहता है कि हेडक्वार्टर से कनेक्ट करने की कोशिश करो। तब सारे सिपाही कनेक्शन बनाने लगते हैं कि ये लोग बता सकें कि आखिर इनकी लोकेशन क्या है और ये कहाँ पर फंसे हुए हैं। वो कहता है कि उन्हें बता देना कि हम लोग रशियन यूनिफॉर्म में हैं और हम अपने साथ बहुत सारे कैदियों को भी लेकर के आ रहे हैं। तो हम जैसे ही अपने आउटपोस्ट के पास पहुंचे कोई भी हम पर गोली न चलाए। तब सारे सिपाही ऐसा ही संदेश भेजते हैं, लेकिन ये संदेश मिलता है स्ट्रेंज की। वो समझ जाता है कि ये रोल्फ है। वो ट्रैविक को बुला करके कहता है कि अगर यहाँ पर कुछ सिपाही हैं जिन्होंने रशियन यूनिफॉर्म पहन रखा है तब तुम क्या करोगे। तब ट्रैविक कहता है कि मैं गोली चलाऊंगा और स्ट्रेंज की उसकी तरफ इशारा कर देता है। वो भी समझ जाता है कि ये कौन से लोग होने वाले हैं। सब सिपाही जाकर के अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। तभी यहाँ पर रोल्फ आता है अपने साथियों के साथ। इनके पास कुछ रशियन सिपाही भी हैं जिन लोगों को इन लोगों ने बंधक बना करके रखा है। जैसे जैसे वो नजदीक आते हैं ट्रैविक अपने ही लोगों पर गोलियां चलाने लगता है। तभी पीछे से रशियंस भी इन पर गोलियां चलाने लगते हैं। बहुत देर तक यहाँ पर गोलीबारी होती है। ट्रैविक को इस बात का एहसास है कि वो अपने ही लोगों को मार रहा है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। एक वक्त के बाद एक दूसरा सिपाही पहचान जाता है कि ये उनके ही लोग हैं। तब वो ट्रैविक को धक्का देता है और कहता है कि हमें अपने लोगों को नहीं मारना चाहिए। इसी बीच रोल्फ को बंदूक मिल जाती है। वो रशियंस को मारता है और भागता हुआ आता है ट्रैविक के पास और उस पर बंदूक तान देता है। तब ट्रैविक अपने जान की भीख मांगता है और कहता है कि ये सब कुछ स्ट्रेंस्की का आइडिया था, मैंने कुछ भी नहीं किया। तब रोल्फ को याद आता है कि उसके कितने सारे साथी मारे गए सिर्फ स्ट्रेंस्की की वजह से। वो अपने गुस्से को नहीं रोक पाता और ट्रैविक को यहीं पर मार गिराता है। वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो जाना चाहता है स्ट्रेंस्की के पास ताकि उसे भी मार। तभी दोबारा यहाँ पर रशियंस आ जाते हैं और हमला करना इन पर शुरू कर देते हैं। वो एक एक करके इनके ज्यादातर सिपाहियों को मार देते हैं और इनके टैंक्स को भी बर्बाद
कर देते हैं। अब ऊपर कुछ भी नहीं बचा है जर्मन्स के पास। तभी रोल्फ जाता है नीचे, वह स्टेंस्की को सामने देखता है और कहता है कि मुझे पता है तुम क्या किया है। मैंने तुम्हारे आदमी ट्रेविक को मार गिराया, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि अपने ही लोगों को मारूं। ट्रेविक को मैंने इसलिए मारा क्योंकि उसने अपने ही साथी पर गोली चलाई थी, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। अभी भी तुम इस बात को प्रूव कर सकते हो कि क्रॉस ऑफ आयरन तुम्हारा हो सकता है। इतना कहने के बाद वो उसे एक बंदूक देता है। तब स्टेंस्की को भी जोश आ जाता है और वो रोल्फ को कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं सच में उस अवार्ड का हकदार हूँ। फिर ये दोनों आते हैं बाहर और धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगते हैं रेलवे लाइन की तरफ, जहाँ पर ज्यादातर रशियन छुपे हुए हैं। तभी हम कर्नल को देखते हैं जो पूरी बटालियन को लेकर के आ गया है। अब ये लोग एक एक करके सारे रशियंस को मार रहे हैं जो अभी इनके आउटपोस्ट के पास है। जब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तभी रोल्फ देखता है कि स्टेंस्की को रीलोड करना भी नहीं आ रहा। तब वो हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें बहुत सीखने की जरूरत है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।